नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रंजू जी, आपको भी दर्शकों को भी धन्यवाद बुलाने के लिए। कर्नल साहब, ये जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है पाकिस्तान ने, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है, खासतौर पर मुस्लिम देश पे, तो फिर तो ये माना जाएगा कि पूरी जमात पर हमला है। मतलब नाटो की तर्ज पर ये क्या माना जाए कि ऐसा कोई पैक्ट बन गया है? नहीं, अभी तो उनका आपस में हुआ है कि सऊदी अरब अरब और पाकिस्तान के किसी में भी हमला होता है तो वो दूसरा भी उसको कंसीडर करेगा कि उसके ऊपर ही हमला हो गया। देखिए, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है, और कोई डरना चाहे तो डर भी सकता है। बट नेटो का ये पहले ही आर्टिकल 5 है, ये उसकी उसी के तर्ज पे बना है। बट नेटो 35 कंट्रीज़ का है, और अगर आपकी बात को अगर मैं कहूँ कि सरस्वती बैठी और सारे के सारे 50-55 देश, इस्लामिक देश इकट्ठे होकर नेटो टाइप बना भी लेंगे तो काबिलियत कहाँ है? आप ने अपने रूम में किसी फिल्म एक्ट्रेस का पोस्टर लगा रखा है और उससे आप शादी करना चाहते हो, सपने में आती है शादी करनी, आपकी औकात नहीं है ना। तो यही बात है। पर इसमें एंगल्स हैं। एंगल्स ये हैं कि पाकिस्तान को तो गोद ले रखा है अमेरिका ने, और उसके थ्रू उसने चाइना को बेसिकली सीपेक से और पाकिस्तान से रवादवा कर दिया ऑलमोस्ट। अब भारत ने जो रशिया से तेल खरीदना शुरू किया और वो यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं हम, जो बना रिफाइन करके, तो सऊदीज की जो ग्रिप थी ना ऑयल इंडस्ट्री पे, वो हिल गई। जब सऊदी अरबिया हिलता है तो डॉलर साथ में हिलता है, बिकॉज वो जो इनका एग्रीमेंट है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में होगी, वो उसको हम वायलेट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को अपनी एक इनसिक्योरिटी है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इजराइल भी अमेरिका की सुनता और नहीं सुनता है। हमारी वहाँ ट्रेड का इशू चल रहा था, इजराइल ने हमारे साथ ट्रेड डील कर ली। दोहा को गोद में लेके बैठा उठा अमेरिका, वहाँ पे इनका अल जजीरा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सबसे बड़ा वेस्ट एशिया में अमेरिकन बेस है, और वहाँ पे इजराइल ने, चाहे ट्रंप की रजामंदी के साथ, लेकिन ऑप्टिक्स में बड़ा बुरा लगता है कि आप अमेरिका के सहयोगी हो, बच्चे हो इजराइल के बारे में। और कतर भी अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, वहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। वहाँ अल जजीरा नाम की एक चैनल है जो CIA चलाती है, फंड करती है, और वहाँ पे सारे यूरोपियन आके उसमें न्यूज़ कास्टर बने हुए हैं, उस पर आपने गोले मार दिए। तो ये दूसरा पहलू है कि उस जब अटैक किया तो सऊदी अरब ने उसको कंडेम किया। औकात उतनी है ना, उस क्या करेगा। तो देखो, सऊदीज के पास पैसा है, वो F-35 खरीद लेते हैं, उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट जाते हैं। तो ये सारे राजशाही जो खानदान इस टाइम वेस्ट एशिया में रूल कर रहे हैं, ये बेसिकली पैसा फेंक तमाशा देख। इनमें एक तो होती है ना कि तलवार से लड़ना, गला काटना एक बात होता है। अब टेक्नोलॉजी के साथ मिलके लड़ना, उसको सीखना, उसको एक्सपर्ट बनना, उसको उसके ऊपर करना, वो ईरान के अलावा किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान के इंजीनियर्स शुरू से अच्छे हैं, पर्शियन है वो। बाकी जितने हैं ना, ये सारे बेसिकली वो ऊँट और भेड़ चराते जा रहे। सडनली उनको एक दिन वहाँ तेल मिला और सडनली वो अमीर हो गए। बाकी जिसको कहते हैं कि एक आपके अंदर DNA, जो खोजी DNA होता है, एक साइंटिफिक DNA होता है, उस बेंट ऑफ माइंड, वो इनमें है ही नहीं। तो ये डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, तो ये वही करेंगे। और तीसरा इसमें पहलू ये है कि जो सऊदी का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं ट्रंप के बिजनेस के अंदर। तो वो ट्रंप का लुक आफ्टर करेगा और ट्रंप उसको लुक आफ्टर करेगा। जब ट्रंप सऊदी आया था, और इसी MBS ने पहले बाइडेन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ट्रंप आया तो उसने उनको $1 ट्रिलियन की डील लिख के दे दी। कतर ने एक जहाज गिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली ये गिव एंड टेक। और जो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो की डील हुई है हमारे पहलगाम के हमले के 2 दिन के बाद, और वो ट्रंप की कंपनी ने किया है। तो ये मैं जो इजरायली वाला पॉइंट बोल रहा था, मैं वो उसमें ये दर्शाना चाहता था कि हालांकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, हम सबको पता है। तो इजराइल के लिए उसने हाँ भी क्योंकि जाके तो दोहा में कर दे अटैक, लेकिन वो एक इजराइल को भी एक संदेश देना चाहता है कि यहाँ एक इस्लामिक आर्मी तैयार हो रही है, उसमें एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो इसलिए पाकिस्तान का उस टूटे फूटे संगठन में एक उसका एक ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि काफ़ी देर से माना जा रहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्स जो हैं पाकिस्तान के पास है नहीं, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो इंटरनेशनल इनकी एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की जो टीम आती है, जब आई थी तो 30-35 गाड़ियाँ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में गई थी, काले शीशे वाली, और वो काले शीशे वाले चढ़ा के वापस आए। जल्दी टीम आती है, 2-4 लोग होते हैं, 2-4 गाड़ियाँ होती हैं, वो जाते हैं, देखते हैं। तो उस टाइम में सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इनके कुछ वहाँ से निकला है। और हमारे यूट्यूबर दोस्त भी हैं
आदि चिंजू ने 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, हूबहू वैसा नक्शा, वही लेआउट, वैसे ही पूरा सिस्टम सऊदीज़ के पास भी एक डेज़र्ट में बना हुआ है। तो 2 साल पहले उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ कनेक्शन है, दोनों में। तो ये सारी चीज़ें आप देखो तो इनका जो हो रहा है बेसिकली ये एक, इसको आप मिलिट्री माइट से आप नहीं जोड़ सकते। ये एक ऑप्टिक्स है, एक स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग है कि भाई हम आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको साथ में जोड़ के देखें, बांग्लादेश में जो अमेरिकन लैंड किए हुए हैं, चिटागांव के ट्रैक में वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं आजकल लोगों की, बांग्लादेश आर्मी की, और बांग्लादेश आर्मी को पसंद नहीं आ रहा, वो अलग की कहानी है। तो एक तरीका ये देखने का है कि अगर आपको फियर साइकोसिस जनरेट करनी है कि हम फंस गए, एक तरफ सऊदीज पाकिस्तान पीछे अमेरिका खड़ा है और उस तरफ बांग्लादेश में वो आ गया और हम बीच में सैंडविच, वो एक तरीका देखने का। रियलिस्टिक ये है कि अगर ये इतनी बेशर्मी पे उतरी आए हैं, कल को अगर भारत, रशिया और चाइना एक डील साइन कर लें ऐसे ही, तो इनके पसीने छूट जाएंगे। और हमने देखा कि जब मोदी जी नहीं पीछे हटे टैरिफ डील के ऊपर, तो आज क्या खबर आ रही है कि 2500 सीधे हटा देंगे, और जो बाकी 25 बचे उसमें से हो सकता है कि 15 और हटा दें। तो 15 और हटा दें मतलब 10% पे आ जाएंगे, या रेसिप्रोकल पे आ जाएंगे, तो चलो 20 तक भी आ गए, ठीक है, रीजनेबल है। हमने तो अमेरिकन के ऊपर 125% ड्यूटी लगाई हुई थी पहले। तो ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बियॉन्ड ऑप्टिक्स, एक दूसरे को सहारा देना, प्रॉप अप करना। कल आप इमेजिन कीजिए, कल हमारा पाकिस्तान से होता है कुछ ताकड़ा, तो सऊदी क्या कर लेगा? यही मैं समझना चाह रही थी आपसे कि क्या ये जो दोनों के बीच में डील हुई है, इसमें सीधे सीधे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से भारत पर तो दबाव डालना चाहता है, और अमेरिका पाकिस्तान में जाकर क्रिप्टो डील करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका का इसमें कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वो तो किसी ना किसी तरीके से भारत पर दबाव डाल रहा है ना। हमारे एमईए को कहना पड़ा ना कि इस डील पर हमारी नजर है, हमें पहले से खबर थी, हम देश हित में सोचेंगे, तो कहना तो पड़ा ना। तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि पाकिस्तान के जरिए यूएई के साथ करके अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अमेरिकन खेल है ये। देखो सऊदीज ने पाकिस्तान को क्या दिया आज तक? पैसे दिए, पैसे के बदले में उनको ईद के टाइम पे वो ईदी भेजता है, वो ज़कात भेजता है, डोनेशन। और उनके लफंगे जो प्रिंस हैं वो आते हैं और पाकिस्तान में वो अपने ईगल्स लेके आते हैं और वो हंटिंग करते हैं और पाकिस्तानी लड़कियों को अपना यूज एंड थ्रो करते हैं। ये इनका हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान को वो बेसिकली एक भिखारी, तो बड़ा एक स्टेटस वाला होता है, भिखारी से भी नीचे कोई कीड़ा है ना, उसको मानते हैं पैसे फेंको और तमाशे देखो। ये सऊदीज और पूरा अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को ऐसे देखता है। पाकिस्तान की अपनी औकात अगर आज खड़े आप देखो तो क्या औकात है? इकॉनमी है नहीं। सिंदूर में उनके जो अड्डे टूटे अभी तक वो रिपेयर नहीं कर पाए, और जो टूटे फूटे जहाज थे उसमें उन्होंने 11-12 और तोड़ दिए। तो अभी उनको अभी F-16 मांग रहा है अमेरिका से। अपने आप में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप में मिलिट्री माइट की बात करें तो सऊदी के पास भी कोई वैल्यू नहीं है। उनके पास, जैसे मैंने कहा, उनके फाइटर पायलट जो प्लेन्स हैं, उनके पायलट जो हैं पाकिस्तान से जाते हैं। पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ उनकी आर्मी को लुक आफ्टर करता है। लेकिन सऊदीज ओपनली न्यूक्लियर नहीं है। अगर उन्होंने पाकिस्तान से ले भी लिया है न्यूक, तो वो न्यूक नहीं है। तो इन्होंने क्या गेम खेली? अगर आप इसको इक्विवेलेंस ड्रॉ कीजिए रशिया और चाइना के साथ, रशिया एक मिलिट्री माइट है, इकॉनमी नहीं है उसके पास, छोटी सी इकॉनमी है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार दुनिया में सबसे बड़े हैं। और चाइना है जिसके पास इकॉनमी भी ठीक ठाक है और न्यूक्लियर भी ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिका से कम है, और मिलिट्री माइट भी ठीक ठाक है अमेरिका के। अभी कई लोग उसको बराबर मानते हैं कि कम नीचे करते हैं। तो अपने आप में शायद अमेरिका को टेक्निकली रशिया से कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं है, और चाइना क्योंकि लड़ने में विश्वास नहीं करता और ट्रेड उसमें बात करता है, तो उससे भी मिलिट्री थ्रेट नहीं है। लेकिन जब दोनों को जोड़ के देखता है अमेरिका, रशिया और चाइना को, तो उसको एक फॉर्मिडेबल एनिमी दिखता है सामने। और यही कारण है कि जब यूक्रेन में नेटो ने बेसिकली यूक्रेन में रशिया को जाया था विद द एम कि चाइना को भी सक इन करना, और चाइना बीच में सक इन हुआ। चाइना ने हथियार भी दिए, उनका तेल भी हमसे ज़्यादा खरीदा, वो सब किया। इसी को आप इधर आके देखिए कि सऊदीज के पास पैसा है, कहने को थोड़ी बहुत फौज है, लेकिन न्यूक नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं सो कॉल्ड, वो कितने बचे नहीं बचे, जैसे हमारे ईएम साहब ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट को सब पता है। हमें पता हो ना हो, हम अंदाजे लगाते हैं, लेकिन सरकारों को सब पता होता है।
तो पाकिस्तान एक डिफंक्ट कंट्री है, लेकिन उसके पास सो कॉल्ड न्यूक्स हैं। सऊदी एक अमीर कंट्री है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के एक चीज़ बनाई जा रही है भारत को दिखाने के लिए और इसराइल को दिखाने के लिए। दोनों तरफ से देखो, अमेरिका दोनों तरफ गेम खेल रहा है कि अमेरिका पर ये नहीं लोगों को समझ आती, जहाँ वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि इसमें जो बर्बादी होगी वो बहुत बुरी तरह से बर्बादी होगी। इन्होंने मुंह खोला, अगर क्या कह रहा है आज कि अभी सऊदी का जो यमन के साथ पंगा चल रहा है, हूतीज के साथ, हूती वाला, तो सऊदीज और यमन बॉर्डर के ऊपर 25,000 पाकिस्तानी सैनिक जाएंगे। ये नई बात थोड़ी है। पहले भी जनरल जिया ब्रिगेडियर था, इसने कितने 20,000 25,000 पैलेस्टीन मार दिए थे जॉर्डन में जाके। तो ये अपनी हीरा मंडी, हम इनको बोलते हैं कि हीरा मंडी का मतलब कोई भी आए और पैसे दे और ऐश करके चला जाए। तो ये समझ लो उस हीरा मंडी को अभी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें कहीं भी ले जाओ, पैसे दो, कहीं भी ले जाओ, मारो पिटवाओ, और जो बचे खुचे वापस आ जाएंगे। अगर ये सीरियस मिलिट्री कैपेबिलिटी वाली पावर्स होती, दोनों में से एक, और सीरियस न्यूक्लियर आर्म्ड और पूरी आज़ादी वाला होता पाकिस्तान, तो हमें सोचने की ज़रूरत थी। ये नहीं कि हम नहीं सोचेंगे, जैसे सरकार ने कहा हमने नज़र रखी है उसके ऊपर, बट हमें कोई मिलिटरली हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पाकिस्तान को जब हम पीटना शुरू करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर अगर शुरू हुआ दोबारा एज एंड व्हेन, तो सऊदी क्या करेगा? वो कर क्या सकता है बताओ? क्या वो अरब उसको घोड़े पे भेजेगा लड़ने के लिए? तो बीच में तो ईरान है, तो फिर समुद्र से आएगा तो हमारी नेवी पहले डिप्लॉय होगी। अगर ऐसी जब नौबत आएगी तो कराची के आगे नीचे वाटर्स पे हमारी नेवी होगी। उड़ के कहाँ से आएगा? ईरान के ऊपर से। वो आएगा तब देख लेंगे। और अगर सऊदीज के साथ हमारा कोई क्लैश को दिखता नहीं है, वहाँ अभी मंदिर बना, कुछ सऊदीज की इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर। हमारी जो इतनी बड़ी ऑयल की जो फैसिलिटीज़ है स्टोरेज की, उसमें एक प्रोजेक्ट यूएई के साथ है, एक सऊदीज के साथ है, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर आज वो हमें एडवर्सरियल मुंह दिखाता है और हमारा वो पैक्ट टूट जाता है, तो सऊदीज का पैसा अटक गया, जैसे चाइना का अटक गया सी पैक में। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदीज हमारे साथ लड़ने आएंगे या हम सऊदीज से लड़ने जाएंगे। और कर्नल साहब, सऊदी ने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे उच्च सम्मान दिया है, सर्वोच्च सम्मान सऊदी ने भारत के पीएम को दिया है ना। तो भारत के तो रिश्ते सऊदी के साथ अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के कहने पर हो रहा है, एक भारत को इशारा, एक इजराइल को इशारा है, लेकिन इजराइल के टारगेट पर तो पाकिस्तान आ चुका है बहुत पहले ही। अब देखिए कैसे यूएन में दोनों के बीच में एक दूसरे पर जूतम पैजार हुई, सीधे सीधे टेररिस्ट कंट्री कहा इजराइल ने। और इजराइल तो इस बात से भी फूका हुआ है कि ईरान के पास अगर कोई परमाणु हथियार है, उसमें मदद जो है वो पाकिस्तान ने की है, तो पहले ही पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी कर रहा है। 2008 में भी उसने भारत से कहा था तुम हिम्मत करो तो मैं साथ देता हूं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ठुक जाए इजराइल के हाथों। तो वो तीसरा पहलू है, वो ऐसे तीसरा पहलू है कि अमेरिका ने हमारे पर प्रेशर डाला, मैं कहूंगा रादर ट्रंप ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हम नहीं झुके तो क्या झुके, हम उल्टा भारत, रशिया और चाइना क्लोज हो गए। उन लोगों ने हमारी सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए जो आज से पहले चाइना ने कभी किया नहीं था। और तब स्टेटमेंट दिए जब चाइना को अमेरिका ने 90 डेज का और दिया था कि ओके तुम्हें 90 डेज के बाद बात करेंगे टैरिफ, आप छोड़ दो। तो भी उसने वो कैरेट नहीं ली और उसने बोला कि गलत कर रहे हो भारत के साथ। चाइना ने पहली बार बोला और रशिया ने बाद में ऑफकोर्स बोला। तो इसका ये मतलब है कि जब इनकी प्रेशर टैक्टिक्स खत्म हुई, जो मेरी अपनी असेसमेंट में, मेरी पर्सनल व्यू है, इसमें कोई मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, कि इनका फर्स्ट ये था कि इन्होंने हमें कोशिश की थी प्रेशराइज करके ब्रिक्स से तोड़ने की, कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं भारत के साथ, टैरिफ का पहले 25% की गोली देंगे, भारत झुकेगा, टैरिफ घुमा देंगे और हम इनको चाइना और रशिया से दूर कर देंगे। तो ब्रिक्स तो टूट गया, अगर इंडिया निकल गया तो ब्रिक्स टूट गया, सिंपल सी बात है। क्योंकि ब्रिक्स का डर ट्रंप बहुत बार अपने ट्वीट्स में भी कर चुका है कि हमारे डॉलर्स के पीछे ये हुआ है, वो हुआ नहीं। फिर दूसरी इन्होंने गेम चली, उसके साथ ही ये गेम्स आइसोलेशन में चलती, पैरेलल चल रही होती हैं, वो हमारे घर के अंदर गड़बड़ी करने की जो अभी भी चल रही है। उसमें फिर वोट चोरी की बात चली, फिर वहाँ का एक एडवाइजर ब्राह्मण की बात करने लगा। अमेरिकन जितने बेवकूफ़ लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं पता, ये यहाँ से किसी ने लिख के उसको भेजा, हमें पता कौन लिख के यहाँ उनको फीड करता है, वही लोग जो पाकिस्तान की लैंग्वेज यहाँ ट्वीट वाली यहाँ बोलते हैं, हमारी अपोजिशन। वो भी कुछ वो चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन लग नहीं रहा कुछ होगा। नेपाल नहीं है भारत ना नेपाल। तीसरा ऑप्शन जो उसके पास ये था कि ठीक है फिर आप दोस्ती कर लो, जो नरमी दिखाओ, मोदी साहब को विश करो, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप विश करो, मोदी साहब भी विश करेंगे, फिर उसका फ़ोन कॉल आएगी, बर्थडे हैप्पी बर्थडे, वो हो गया। अब अगर आप भारत हो
और मैं अमेरिका हूँ और मैं आपसे लड़ाई प्रेशर करके फेल होके अभी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन उस दोस्ती के बीच में आपने पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा लिया, जो मेरा दुश्मन है। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान हमेशा था, लेकिन बीच में फेजेस आती रही। इसी ट्रंप ने पाकिस्तान को सैंक्शन किया था, मिलिट्री एड बंद करवा दी थी, और जो भी होता था कोवर्टली होता था। अभी तो सामने सरेआम हो गया ना, आपने उसको गोद में बिठा लिया, उसको खाना खिला दिया, अभी फिर मिलने जा रहा है शहबाज शरीफ को लेके। तो हाँ, क्या 25 तारीख अमेरिका को। कोई सोच सकता है, क्या आप कभी सोच सकते हो एज अमेरिका कि आप हमारे साथ कभी संबंध ठीक कर पाओगे? नहीं हो सकता जब तक मुनीर आपकी गोद में बैठा। तो रास्ता क्या है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रंप एक चीज़ है, अमेरिका अलग चीज़ है। ट्रंप चला जाएगा, अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं वो चलते रहेंगे, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप होती है, और क्योंकि ट्रंप ने इसको पर्सनल ले लिया तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन अभी ट्रंप के पास 3 साढ़े 3 साल हैं, और ये वो टाइम है दुनिया में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जो आपकी गोद में बैठा हुआ है, जो आपके और मेरे रिलेशन में खराबी एक सोर पॉइंट है, तो इसको उड़ा दो, तो इसको इररिलेवेंट कर दो। तो इररिलेवेंट कैसे करोगे? जा तो भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करे, और जैसे 10 तारीख की रात 9 और 10 की रात को 3 घंटे में लगे थे, 1.5 घंटे में 10 बेस उठा दिए थे, तो अगले इस बार तो हमने कोई वो है ही नहीं ना कि हमने अपने मदरसे ठोकने हैं, फिर हमने पाकिस्तान आर्मी को बोलना है तुम हट जाओ तो हम रुक जाएंगे, ऐसा तो कहानी नहीं है। ऑपरेशन 2 का मतलब है कि ये एक तरफा होगा और इतना भयानक होगा कि उससे पहले वो हिलें तो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि फिर पाकिस्तान इक्वेशन से बाहर हो गया, फिर वो अमेरिका की गोद में बैठा है नहीं बैठा है हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पाकिस्तान इस स्टेट में जैसे आज है ऐसा रहेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये काम हम ना करें, इसराइल कर दे। तो अमेरिका, अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि अमेरिका बहुत अच्छा उनका हितैषी है, बड़ा अच्छा दोस्त है और उनको बचा लेगा, सबसे कर लेगा, अमेरिका ने तुम्हें गोद में बिठाया क्योंकि चाइना को वहां से दफा करना था पाकिस्तान से, और उसने हमारे को तंग करना था। तो यूज एंड थ्रो के लिए इसने ऑफर किया। तो ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा होती नहीं। तो आपको ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पता चला कि एक दिन मुल्ला मुनीर का क्रैश हो गया, जैसे जनरल जिया उल हक का क्रैश हुआ था। वो जनरल जिया जिसने अमेरिका के बिहाफ पे रशियंस के साथ लड़ाई की अफगानिस्तान में, मुजाहिद तैयार किए, पूरा तालिबान उसके फेज 2 में आया, उसको उन्होंने छोड़ा, अमेरिका ने मारा खुद, ये भी अपने डिप्लोमेट के साथ, अपना एम्बेसडर भी साथ में सेक्रीफाइस कर दिया। तो इनको अगर लगता है मुनीर एंड पार्टी को कि अमेरिका बड़ा दोस्त है और ये, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इनको चढ़ाओ और हम इकट्ठे हो गए, हम और इसराइल इकट्ठे होकर ठोकें, या इसराइल ही ठोक जाए, क्योंकि वो तो सुनता नहीं किसी की बात। और या फिर हमें, जब हम सिंदूर शुरू करें इससे पहले कि अमेरिका रिएक्ट करे, तो यहाँ तो हमें 1-1.5 घंटे का काम है, कहाँ कहाँ मारना सब पता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट बॉटम लाइन ये है अंजू जी कि हमें कोई मिलिटरीली हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। जो ड्रामा कर रहे हैं सऊदीज और पाकिस्तान, लेट देम। पाकिस्तान का तो हमाज वाले तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने आते थे, तब लोग कहते थे हमाज कश्मीर में आने वाला है। पाकिस्तान के पास पश्तूनों की पूरी फौज थी, कश्मीर में आती भी थी, जैसे तालिबान आया वही बंद होगी। आज तालिबान के साथ हमारा ओपनली हम कहते हैं कि हम तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। पर ये जो अभी आपने कतर का जिक्र किया ना, जहाँ पे दोहा में हमास के ही हेडक्वार्टर पर हमला किया था इजराइल ने, जिसके बारे में ये भी खबरें आई कि पता नहीं हो सकता है अमेरिकन बेस से ही जहाज उड़े और रिफ्यूलिंग की गई उनकी वगैरह वगैरह। और तब भी आप सोचिए कि अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं, या तो नूरा कुश्ती थी, अब दोनों मिले हुए थे। तो ऐसे मिली मिलावट में हो सकता है कि ट्रंप भी पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता हूँ, खेल करवा दे इजराइल के जरिए, क्या पता चलता है। यहाँ पर कौन किसी का परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। तो यहाँ तो जो बड़ा उछल रहा है पाकिस्तान, जिसको लग रहा है कि कटोरा भर भर के पैसा सऊदी से मिलेगा जब ये डील हो गई है, क्योंकि वो पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, उनको और क्या चाहिए। हो सकता है जो एक हर्डल थी कि अगर भारत या इजराइल पाकिस्तान को अटैक करते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान बड़ी छोटी कंट्री नहीं है इजराइल की तरह, उनके न्यूक्लियर अगर आर्मामेंट्स हैं भी हैं तो डिस्पर्स्ड हैं, एक जगह पे नहीं है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का कुछ बच जाए और रिटेलिएशन में आगे ठोक दे और एक वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बन जाए। तो उससे अच्छा है कि आप इनके हथियार निकला के पहले गिरवी करवा लो, उसके बदले में इनका एक आपस में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करवा लो, और पाकिस्तान को एक्चुअली आप डिफेंसलेस छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक के अलावा कुछ भी नहीं है। एयर डिफेंस के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, जो हमारा सिस्टम है वैसा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का अंत, जिस दिन भारत के साथ रिलेशन ठीक करने हैं अमेरिका ने, और चाइना को तो निकाल ही चुका है, और चाइना को पता है कि अब वो पाकिस्तान में इजिली नहीं एंटर कर सकता, बिकॉज टीटीपी उसको मारती है, बीएलए मारती है, जो भी है। और ईरान का जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अभी था, तो इसलिए पाकिस्तान को सिर पे चढ़ाया था इन्होंने।
जैसे चीज़ें सेटल होंगी या जैसे चीज़ें खराब होंगी ईरान के साथ, चाइना के साथ, हमारे साथ, तो पाकिस्तान का रोल वैसे अमेरिका यूज़ एंड थ्रो करेगा। तो उसमें मिलिट्री का दिमाग तो हमें यही कहता है कि अगर आपके बगल में एक पड़ोसी है जिसको अमेरिका उस तरीके से यूज़ करेगा कि आपको ही हार्म करे, तो आप उस पड़ोसी का नक्शा चेंज कर दो, तोड़ दो, 3-4 टुकड़े कर दो। और वो हमारी इंटेंट है, और ऐसा होगा। अगर सिंदूर हुआ दोबारा तो यही होगा। जो आपने कहा वो 100% वो भी उतना ही वैलिड है जितना ये मेरा आर्गुमेंट है कि अमेरिका ने खुद इसको क्रिपल करके उनको नंगा कर रखा है, और ठोको। क्योंकि है तो पाकिस्तान न्यू सेंस ना, पाकिस्तान तो कोई उसको प्रेज नहीं करता। अगर इसराइल ने यूएन में बैठ कर बोला कि तुम टेररिस्ट कंट्री हो, तो क्या बाकियों को नहीं पता? सबको पता है। अमेरिका को तो बहुत पता है, बिकॉज उसी का हथियार और उसी का तो डॉलर लगे हैं टेररिस्टों को खड़ा करने के लिए। और उनका जो विदेश मंत्री इशाक डार, वो तो सरेआम खुद उसने इंटरव्यू में कहा अल जजीरा पे जाकर, कहा ना उसने इंटरव्यू में कि वहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें कोई लेना देना नहीं अमेरिका का, भारत ने किसी की मध्यस्थता नहीं मानी। तो इस बात को लेकर भी तो ट्रंप नाराज हो गए होंगे ना, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि मुनीर ने उनकी सिफारिश की, उनको तो पता नहीं वो मिल ही जाएगा नोबेल पीस प्राइज, और यहाँ पर देखो उनके विदेश मंत्री ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। तो इन बातों को लेकर भी तो अफरा तफरी मची होगी पाकिस्तान में भी और ट्रंप कैंप में भी। बिल्कुल। और ट्रंप वो है जो कि ईगो ड्रिवन है। हमारे मोदी जी और ट्रंप में एक बहुत बड़ा फर्क, बाकी ठीक है जो भी है, एक पॉइंट जो बड़ा स्टैंड आउट करता है वो ये है कि हमारे मोदी साहब ईगो को पीछे रखते हैं, देश को आगे रखते हैं। ट्रंप ने जिसके साथ भी डील किया, हमारे साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, जापान के साथ किया, चाइना के साथ किया, इसने अपना बिजनेस और अपनी ईगो आगे रखी, अमेरिका पीछे रखा। और जो हालत इस टाइम अमेरिका की है, जो उसका 37 ट्रिलियन का कर्ज है, उसको उसके लिए फायदा होगा कि एक बड़ा सा क्लैश कहीं और हो जाए, दुनिया इनसे हथियार खरीदे और इनकी थोड़ी सी इनकम हो जाए, और थोड़ा अमेरिकन का भी ध्यान बढ़ जाए। अदरवाइज नॉर्मल अमेरिकन, जो आप अगर अमेरिका जाएंगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आधों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है। इंडिया इसलिए पता उनको ताजमहल है और हमारे अच्छे अच्छे टूरिज्म की जगह हैं और हिमालय है, कश्मीर है। अदरवाइज उनकी जीके तो बहुत ही माड़ी है। स्कूल कॉलेज पास नहीं हो, तो अमेरिका में तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारे बाहर वाले पढ़ते हैं। अमेरिकन कितने पढ़ते हैं? जो पढ़ते हैं स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, बाकी पड़े हुए हैं रोड के किनारे। तो आने वाले जो 2 साल हैं जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, और आप ये भी देखिए 2 साल में बड़ा कुछ होना है, और उसमें एक यूज एंड थ्रो वाली कंट्री अपने आप को ऑफर कर रही है दुनिया के स्टेज पे, वो पाकिस्तान है। तो कोई भी जिसके पास ताकत है, पैसा है, वो उसको खरीदेगा। पाकिस्तान को यूज करके जो अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू नोबेल प्राइज खरीदने का जो ड्रीम है ट्रंप का, वो भी एक रीजन हो सकता है। क्यों अब्राहम अकॉर्ड्स में क्या हुआ था? सऊदीज ने साइन नहीं किया था, यूएई ने किया था इजराइल के साथ, और 2-3 छोटी मोटी कंट्री आई थी। तो इनका एम ये था कि सारे करें, सऊदीज भी करें और अल्टीमेटली ईरान भी करें, क्योंकि किसी टाइम पे ईरान और इजराइल बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उसके उनको रजीम चेंज करना पड़ेगा ईरान की, जो इतना आसान नहीं है। तो लेकिन जो दिखाने के लिए कि अगर यूएई ने साइन कर दिया इजराइल के साथ, और पाकिस्तान उठ के इजराइल के साथ पैक्ट साइन करता है उसके साथ जिसके पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इजराइल जाने के लिए वैलिड नहीं है, तो इतनी शत्रुता को लेके मैत्री में अगर बदल के, तो फिर ट्रंप जी तो नोबेल प्राइज मांगेंगे। हालांकि हमको सबको पता कि ना तो वो फ्रेंडशिप तो इनकी हो नहीं सकती। पाकिस्तान और इजराइल की फ्रेंडशिप बियॉन्ड इमेजिनेशन है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, हाथ वाथ मिला देंगे, अभी यूएई के साथ भी तो कराया। तो अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान और सऊदीज इकट्ठे हैं और दोनों मिलकर अगर ये साइन कर दें अब्राहम अकॉर्ड, तो फिर ट्रंप बोलेगा देखो जी, मैंने बहुत बड़ी, जो एक न्यूक्लियर पावर, एक सबसे बड़ा देश, एक हमने यूएई पहले उसमें कर दिया, तो देखो मैंने सारा पीस कर दिया। पीस होगा नहीं, जैसे इसका हमास का कुछ दिन चला था सीज फायर, और यूक्रेन अभी तक बंद नहीं हुआ, होना कुछ नहीं है। और कंबोडिया और इधर भी फिर शुरू होने, अपने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी दोबारा टेंशन स्टार्ट हो गई है। वो जो वेनेजुएला है, हाँ, तो वेनेजुएला में तो खुद ही घुसा हुआ है। तो ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर कर रहा है ट्रंप, जो कि जियो पॉलिटिक्स में नहीं चलता, और भारत अपने रास्ते पे चुपचाप एक हाथी जैसे चलता, मस्त अपनी चाल चल रहा है। बीच में कोई कुछ बोलता है, कुत्ता वुत्ता भौंकता है, तो कभी रिस्पॉन्ड करता है, कभी नहीं करता, अनलेस अनटिल इस पैक्ट में कुछ और सीरियस चीज बाहर निकल के आती है। कि कल को पता चला कि आप अमेरिका ने इसमें इतने ज्यादा, क्योंकि अमेरिका को अगर बलूचिस्तान को से चोरी करनी है तो उसको अपने फौजी भेजने पड़ेंगे, और यहाँ जैसे बलोच फौजियों को मारेंगे तो अमेरिका में आग लग जाएगी। वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमेरिकन सोल्जर बलूचिस्तान में मारा गया, जबकि
अमेरिकन कंपनीज माइनिंग कर रही थी। अब ट्रंप की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। ईरान के साथ इन्होंने कोई पंगा डाला, इसराइल ने डाला, या इसराइल ही डालेगा, क्योंकि जैसे हमने कहा वो अमेरिका और ईरान ने हमेशा नूरा कुश्ती की है, शुरू इनका हिस्ट्री है, एक दूसरे को बता के फायर करते हैं। वहाँ कोई फ्लेयर अप हो गया और उस फ्लेयर अप में अमेरिका ने फिर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए अमेरिका तीन तरफ देखता है, ईरान को भी सॉर्ट आउट करना है, तो भारत को भी करना है, चाइना को भी, और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा कुछ फ्लेयर अप होता है, अगर होता हो, क्योंकि जैसे हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये डील हो रही थी, हमें काफ़ी दिन से पता था, तो अगर यहाँ कोई पंगा पड़ना है हमारे वेस्ट में तो वो अमेरिका को पता है और वो पंगा डलवाना भी उसी ने है। तो हो सकता है उसमें कुछ पाकिस्तान को थोड़ा प्रॉप अप करने के लिए थोड़ा सा, बाकी तो कुछ उनके पास बचा नहीं कि चलो तुम बकरा खा पी के तैयार हो जाओ मरने के लिए, और जब एक बार सब कुछ हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी, तो फिर तू कौन और मैं कौन। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये जो अमेरिकन फौजें आई हैं या उतरे हैं ये इधर बांग्लादेश में, भारत ने भी म्यांमार में अपने सैनिक भेज दिए हैं, ये क्या है, क्यों आई हैं अमेरिकन फौजें वहां पर, क्या मतलब है उनका वहां पर? वो चाइना को काउंटर करने आया ना, क्योंकि चाइना ने अपना समुद्र में जाने का रास्ता ढूंढा एनर्जी के लिए, जैसे तेल आ सके ईरान से। तो सबसे बड़ा उसका जो एम्बिशियस प्लान था, सी पैक था पाकिस्तान के थ्रू, वो अमेरिका ने नल एंड वाइड करवा दिया। अब तो अमेरिका की गोद में बैठा हो पाकिस्तान, सिंपल। दूसरा रास्ता उसका ट्रेन का था, जो ईरान से होके अफगानिस्तान से, कजाकिस्तान से ऊपर से घूम के आती थी ट्रेन। वो इलाका वो भी अभी अमेरिका की हिट जोन में है। अगर उनके बी बॉम्बर B-2 उड़ के गए हैं तो ईरान का कभी फ्लेयर अप हो सकता है, और ट्रेन बहुत बड़ा टारगेट होता है वो। तीसरा उसने कोशिश की थी CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC की तरह, और उसका ये था कि एक तो पाइपलाइन बे ऑफ बंगाल से तेल पंप करना था ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश राइट चाइना मेनलैंड, और दूसरा था कॉरिडोर बनाना। उस कॉरिडोर बनाने के चक्कर में, कॉरिडोर तो अभी बना नहीं था, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, चाइना ने नॉर्दर्न म्यांमार में, जो कि रेयर अर्थ से भरा पड़ा है, वहां पे माइनिंग स्टार्ट कर दी मिलिट्री हुंता के साथ मिलके। अब वहां पे वो इतने ब्रूटली उसको माइन कर रहे हैं कि जो ये सो कॉल्ड रेयर अर्थ होते हैं ना, ये जिसको आप जब निकालते हो तो उसके हेल्थ हजार्ड बड़े ज्यादा होते हैं। जब तक आप उसकी प्रिकॉशन ना लें, ढंग से ना निकालें, वहाँ की जो पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। कैंसर उसमें नॉर्मल बीमारी है। तो वो इतनी चाइनीज बीइंग चाइनीज, जैसे वो करते हैं, कभी फिशिंग करने जाते हैं, पूरे का पूरा समुद्री खाली कर देते हैं, तो वही वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ का पानी टॉक्सिक हो चुका है, क्योंकि जहाँ से इन्हें खुदाई की होती है, जब उसमें पानी आता है बरसात का, उसके बाद वो सारे का सारी लैंड में वो पूरा टॉक्सिसिटी फैलती है, लोग बीमार हो रहे हैं। और ये जो बर्मा, क्योंकि बर्मा हालात ख़राब है, किसी का कंट्रोल है नहीं, हुंता कहीं कंट्रोल करती है, अराकान आर्मी कोई कंट्रोल कर रहा है, दूसरी आर्मी कहीं कर रही है, तो अमेरिका बीच में घुस रहा है बेसिकली टू मेक श्योर कि चाइना का जो होल्ड है म्यांमार के अंदर से वो भी बंद हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखिए चाइना के नक्शे को, कि चाइना के पास निकलने को रास्ता कहाँ से बचा, उसको फिर अपने ईस्ट से निकलना पड़ेगा, ताइवान की तरफ से, फिर घूम के मलक्का स्ट्रेट से होते हुए उसको ईरान जाना तेल लेने के लिए। दूसरा तेल उसका आ रहा है रशिया से, एक सोर्स से उसकी पूरी पड़ती नहीं, उसको ये वाला भी चाहिए और वो वाला भी चाहिए। तो अगर ये अमेरिका चाइना को ऐसे फ्रस्ट्रेट करेगा तो एक फ्लैश पॉइंट हमारे ईस्ट में होता हुआ नजर आता है, वो चाहे बे ऑफ बंगाल में हो जाए, चाहे अमेरिका की खुंदक में चाइना जो है ताइवान में घुस जाए। बिकॉज ये गेम्स तो अमेरिका खेल रहा है, लेकिन अमेरिका की कैपेबिलिटी नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। यूक्रेन में इन्होंने बहुत असला बेचा नहीं, $300 बिलियन का दे दिया। इसराइल को बहुत डोनेशन दिया है। इनके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने की कैपेबिलिटी बहुत कम है इस टाइम अमेरिका के पास। तो दुनिया की कोई कंट्री इस टाइम नहीं ऐसी है कि जो यूक्रेन में भी लड़ ले, ईरान के साथ भी लड़ ले, या इसराइल का सपोर्ट कर दे, और एक नए महाज पे चाइना को भी टेक ऑन कर ले। चाइना को लड़ने के लिए अपने आप दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। चाइना में तो वो कैपेबिलिटी है, जितना मर्जी लोग कहें जी खत्म हो गया, चाइना मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, 20 साल से हम सुन रहे हैं। तो ये म्यांमार में इनका इंटरेस्ट ये है कि चाइना का वो एक अप्रोच जो है समुद्र की गर्म पानी तक पहुंचने की, उसको भी बंद किया जाए, जो चाइना उसको आसानी से लेगा नहीं। जी। और भारत ने भी तो अपने 120 जवान वहां उतारे हैं म्यांमार में, वो क्या लगता है उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे भी देखो अराकान आर्मी के साथ हमारी मीटिंग भी हुई, सरेआम हुई। हुंता के साथ ही हमारा वर्किंग रिलेशन है, क्योंकि वो जो नोबेल प्राइज वाली अंदर डाल रखी है, वो मैडम भी इतनी सच्ची साफ सुथरी नहीं है, वो मदर टेरेसा की तरह है, वो हम उनको अपना दोस्त नहीं मान सकते। तो ठीक है, हुंता ने उसको अंदर डाला, उनकी गिरा दी, डेमोक्रेसी खत्म कर दी। तो भारत ने अपने जो ईस्ट पॉलिसी के
ऑलरेडी सोचा हुआ था, डिज़ाइन था कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और हमारे एशियन हाईवेज निकलेंगे, उसमें पीछे बांग्लादेश ने सारा काम खराब कर दिया। अदरवाइज आने वाले दिनों में आप भारत से, दिल्ली से स्टार्ट करते और आप जाके म्यांमार को क्रॉस करके और ईस्ट में चले जाते बाई रोड, तो वो सारा फ्लैप खत्म हुआ है। लेकिन भारत की प्रेजेंस इसलिए बर्मा में भी इम्पोर्टेंट है कि जो हुंता जो है वो रशिया और चाइना दोनों के क्लोज है। चाइना उस दोस्ती को एक्सप्लॉइट कर रहा है, रशिया उस हुंता को स्ट्रेंथन कर रहा है। एयरक्राफ्ट मिग सीरीज के रशिया ने उनको देशों को भी दिया हुआ है, आई एम इफ नॉट रॉन्ग। सेम टाइम पे भारत का अराकान आर्मी और आगे फलाने ढमकाने से हमारी दोस्ती जा रही है। उस अराकान आर्मी से अभी अमेरिकन ने दोस्ती कर ली, तो भारत अपना एक स्टेटमेंट देना चाहता है कि ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ एक एक्सिस, जैसे आज मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं और भारत की सिक्योरिटी की सब देखेंगे, तो कल को पता चला जी हम एक फॉर्मल अनाउंस कर दें रशिया और चाइना के साथ RIC या समथिंग, ब्रिक्स तो ऑलरेडी अनाउंस है, उस पर काम शुरू हो जाए। तो भारत ने USA के साथ क्वाड में फौज भेजना मना कर दिया, बोला मिलिट्री कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन जब म्यांमार में अगर हमारे फौजी जाते हैं, जहाँ हमारे फौजी बेलारूस और रशिया के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज में, तो एक क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया हम वो भारत नहीं है 1950 वाला नॉन अलाइन कि ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मार पड़ेगी 62 में चाइना से, तो अमेरिका की रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमें हथियार दो और अपने फाइटर जेट भेजो। आज का भारत कहता है कि हम वहां जाएंगे जहां हमारा मन है, हम रशिया के साथ भी एक्सरसाइज करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों सेम टाइम पे हो रही है। वहाँ युद्धाभ्यास हो रहा है, अभ्यास हो रहा है जो हर साल होता है, और ये जो चार साल में एक बार होती है, एक बार पहले भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है रशिया और बेलारूस वाली। सिमिलरली फिलीपींस जो चाइना के साथ पंगे थे, उसके साथ भारत ने एक्सरसाइज की, तो हमें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। म्यांमार की बात करें, कल पता चला इंडिया और चाइना की नेवी इकट्ठी एक्सरसाइज कर रही है। तो ये भी एक तरीका होता है एक स्टेटमेंट का कि हम नॉन अलाइन नहीं है, हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाले हैं, हमें जहां मन करेगा। और अभी भारत का अभी शायद 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है, वो अनाउंस हो जाएगा, बनने में उसको 5-7 साल लगेंगे। जो समुद्र के अंदर पहुंच के हमारी जो लड़ने की कैपेबिलिटी है, जो डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी है, वो और किसी की इस पूरे इलाके में नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्राम पे बात की है कि अगले 2-2.5-3 साल जो है वो पूरी दुनिया के लिए टर्बुलेंस वाले हैं, और हम सब मिल भी रहे हैं, सबसे दोस्ती भी चल रही है, मिलिट्री भी चल रही है, ट्रेड भी चल रहा है, नए मार्केट्स हम खोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब टर्बुलेंस जब हो तो भारत को सेक ना लगे। सेक तो लगेगा, जब एक विश्व युद्ध टाइप कुछ धमाल मचेगा तो सेक लगेगा, लेकिन कितना उस सेक को आप कम कर सकते हो, तो भारत उस कोशिश में लगा हुआ है। और ये जो लीडरशिप, जो मैच्योरिटी, आप देखिए ट्रंप ने कितना कुछ बोला, यहाँ से किसी ने मुंह नहीं खोला फालतू का, छोटा मोटा गडकरी ने बोला, राजनाथ सिंह ने कुछ बोला, बाकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई उसका नहीं हुआ। जैसे ही उसने पैचअप करने की कोशिश की तो हमने बोला ठीक है, और उसमें भी भारत ने एक थप्पड़ मार दिया मुंह पे, बोला अब यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने में आपको सफलता हम आपको विश करते हैं। बेसिकली हमने ये बोला कि तू जो कह रहा था 24 घंटे में यूक्रेन की लड़ाई रोकूंगा, तेरे से 8 महीने 6 महीने में तो रुकी नहीं, कोशिश कर ले। तो हमने उसको एक ताना मार दिया। और वो ताना भी अजय जी इसलिए था क्योंकि उसने बर्थडे विश करते वक्त ये लिखा था कि आप जो यूक्रेन के वॉर को रुकवाने में मदद कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया, योगदान जो दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया। तो हो कहाँ रही है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुमने तो बड़े बड़े डींगे हाँकी थी कि चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, तो हो नहीं रहा है, तो ताना तो दिया जा रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं, बहुत सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस बार केंद्र जो है वो ईस्टर्न इलाका ही है, जिसको लेकर आपको याद होगा ये जो मुनीर है, इसने अमेरिका की जमीन से कहा था कि इस बार जो कुछ भी होगा वो पूर्व की दिशा से होगा। तब आपको याद होगा जामनगर या अंबानीज की रिफाइनरीज को टारगेट करने की बात भी उसने कही थी। तो जिस तरह से सारी हलचल इस वक्त इसी इलाके में फैले, उससे लग रहा है कि कहीं ना कोई साजिश या कोई ना कोई षड्यंत्र तो ट्रंप एंड कंपनी रच रही है, और भारत सतर्क है। हमारा एमए भी देखा है, वो एक अच्छी बात है। वैसे भी इस तरह के हरकतों पर हम लोग जब बात करते हैं तो उससे पहले पता नहीं कितने स्तर पर ही चर्चाएं हो चुकी होती हैं, लेकिन आपने इस पूरे विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। कर्नल साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।